आदाब, मैं दीप्ति श्रीवास्तव हाजिर हूँ अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। आज की पेशकश में हम बात करेंगे सस्टेनेबल लेदर इंडस्ट्री इन इंडिया, उसके स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इंडिया का लेदर सेक्टर हमेशा से स्किल और एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है। अब सस्टेनेबल प्रोडक्शन के साथ ये ग्लोबल मार्केट में बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रहा है। इस इंडस्ट्री के अपॉर्चुनिटीज, स्कोप और चैलेंजेस को डिटेल में समझने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो गेस्ट को। मिस्टर संजय परगल सर इज द CEO ऑफ संतोष परगल एंड कंपनी, a legacy leather manufacturing company established in 1991. Building on the vision of his father, he has transformed the tannery into a globally accredited operation with LWG Gold and SEDEX certifications. बहुत ही important certifications हैं ये. Known for biodegradable, REACH-compliant leather and ethical sustainable manufacturing. Under his leadership, the company has expanded international partnership with leading global supply chains and recently marked its third generation milestone with the launch of its in-house brand which is called Tan Larida. तो ये तो है सर के बारे में, बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही थॉटफुल माइंडसेट के साथ सर ने इस कंपनी को आगे बढ़ाया है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मैम ऑल्सो। Ms. Jayati Pargal is the third generation entrepreneur and growth head at Santosh Pargal and Company. Ma'am has been educated in Delhi and University of Manchester. She brings global experience across brand strategy, creative design and strategic marketing in the UK market. Today she leads the company's growth and is building Tan Larida with a vision to position Indian craftsmanship in the global market. So बहुत ही sharp thought process, बहुत ही visionary की तरह both sir and ma'am are working towards अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए ही नहीं, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी they are working together. So उसके साथ ही हम अपने व्यूअर्स को बता दें, हम आप दोनों का तहे दिल से वेलकम करते हैं स्टूडियो में। साथ ही हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो हमारा टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जाता रहेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्रिएटिव एंड बहुत ही डिफरेंट पेशकश की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल संजय सर से है। सो सर, आपसे जानना चाहेंगे एक बहुत ही कम शब्दों में, सिंपल शब्दों में, रॉ हाइट से फिनिश्ड लेदर तक की जो जर्नी होती है वो कैसे शुरू होती है और कैसे इसको लेकर के आगे बढ़ता है इंसान। सो थैंक यू दीप्ति, आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आकर। देखिए, रॉ लेदर की जब हम बात करते हैं तो मैं सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जो जानवर जब स्लॉटर होता है वो स्किन के लिए नहीं होता, वो मीट के लिए होता है। तो लेदर इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मीट, और हम ये समझते हैं कि जब वो लेदर निकलता है तो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करना शुरू कर देता है, वो सड़ जाएगा। तो अगर हमें उसको प्रिजर्व करना है तो उसका एक प्रोसेस है, टैनिंग ऑपरेशंस हैं। तो वो टैनिंग ऑपरेशन से हम उसको प्रिजर्व करते हैं पहले, और उसके बाद उसको प्रिजर्व करके फिर उसको उस स्टेज में लेकर जाते हैं। टैनिंग क्या प्रोसेस है? इट इज़ बेसिकली कन्वर्जन ऑफ प्यूट्रेबल प्रोटीन्स इनटू इम्प्यूट्रेबल प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो डीके हो सकती हैं और जो नहीं डीके होती हैं। तो हम उसको उस प्रोसेस में हम उसको लेकर जाते हैं ताकि वो जब वो फिनिश हो तो वो वैसे ही रहे जैसे कि जब वो जिंदा था जानवर, उसका टच, बॉडी फील वैसे रहे। तो हम लोग स्किन को वैसे प्रिजर्व करते हैं। तो अगर ये प्रिजर्व नहीं करेंगे तो स्किन ख़त्म हो जाएगा और उसका हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम टैनिंग प्रोसेस से उसको फिनिश करें और उसके फिर यूज़फुल प्रोडक्ट्स बने। जैसे हम लोग शूज़ बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं, अपहोल्स्ट्री बनाते हैं, तो सब उसके लिए बहुत यूज़फुल रहता है।
सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने समझाया। सर ने बताया कि कैसे जो रॉ चमड़ा होता है, जो जानवर के शरीर का चमड़ा होता है, उससे वो फिनिश लेदर तक कैसे लेकर के जाते हैं, जैसे कि हम प्रोडक्ट बना सकें। सो जयति मैम, आपसे मेरा नया दूसरा सवाल होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि फुटवेयर, जूता और कपड़े या लेदर एक्सेसरीज, जो भी लेदर सस्टेनेबल लेदर के प्रोडक्ट होते हैं, वो ग्लोबल मार्केट में उनका ट्रेंड क्या है एंड इसको वो कैसे आगे लेके जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दीप्ति, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। एंड जहाँ तक नए ट्रेंड्स की बात है, अगर हम देखें तो लेदर जो है अपने में एक नेचुरल मटेरियल है, और अगर हम ग्लोबल डिमांड देख रहे हैं तो इट्स मूविंग टुवर्ड्स नेचुरल आइटम्स, चाहे वो हमारा फैब्रिक हो गया, चाहे कोई ऐसी चीज़ हो गई जो कि एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। जी। इस रिगार्ड्स में अगर हम आगे चलते हैं तो फुटवेयर गुड्स, लेदर गुड्स हो गए, हमारी असेसरीज हो गई, इसकी डिमांड काफ़ी हाई रहती है। उसके बाद हमारा फुटवेयर आ जाता है जिसकी डिमांड हमारी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहती है। फिर हम आजकल एक और ट्रेंड देख रहे हैं कि अपहोल्स्ट्री में भी लेदर को काफ़ी सराहाया जा रहा है, चाहे वो फर्नीचर हो गया, चाहे वो और कोई प्रोडक्ट्स हो गए लेदर से। इसके अलावा हमारी कुछ नीश मार्केट्स जो गारमेंट्स है वो तो हमारी शुरू से अवेलेबल रही ही हैं, और डिफरेंट टाइप्स की वेराइटीज़ आजकल डिमांड में आ रही हैं, जैसे हम क्रोम फ्री लेदर और सस्टेनेबल ऑप्शंस भी और मांग रहे हैं मार्केट में। तो शानदार तरीके से मैम ने आपको बताया, हमारे व्यूअर्स को समझाया कि क्या ट्रेंड चल रहा है, ग्लोबल ट्रेंड क्या है फुटवेयर, अपैरल और एक्सेसरीज में। हम शो को आगे बढ़ाएंगे, काफ़ी समझ में आ रहा होगा हमारे व्यूअर्स को भी। हम शो को आगे बढ़ाएंगे बट एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। संजय सर, आपसे जानना चाहेंगे जो मैम ने बताया उसी के बारे में कि गारमेंट्स, फुटवेयर और लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज का ग्लोबल ट्रेंड क्या है? दीप्ति, आजकल जैसे जयति ने बताया, एक ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, लोग पीयू से दूर जा रहे हैं और लेदर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जी हाँ। तो क्योंकि वो पीयू को समझ गए हैं कि पीयू कोई बहुत सस्टेनेबल आइटम नहीं है, हाँ जी। तो इसीलिए लेदर की तरफ ट्रेंड जाने की वजह से आजकल हर चीज़ में लेदर में लोग नेचुरल आइटम है जो बायोडिग्रेडेबल है, तो इसकी तरफ एक ट्रेंड जा रहा है। चाहे वो हम जूता भी पहने, अब आपको मैं बताऊं, अब जूता पहनेंगे आप, तो जब आप पीयू का पहनेंगे तो वो 1 साल में ख़राब भी हो जाएगा, और उसमें जैसे जैसे हमारे स्किन के ऊपर हम लोगों के पोर्स होते हैं, तो वो हमें वेंटिलेशन मिलती है, और जूता हमें अच्छा लगता है। लेदर का जूता आपको कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन पीयू का जूता में वो ओपेक होता है और उसमें एयर पास नहीं होती, तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा आपको। इसीलिए ट्रेंड जो है धीरे धीरे, चाहे वो गारमेंट्स हों, चाहे गुड्स हों, चाहे शूज़ हों, एक ट्रेंड जो है लेदर की तरफ जा रहा है। और इवन मैं आपको बताऊं, इवन आजकल वॉल कवरिंग्स भी, जो हायर मार्केट है, वो वॉल कवरिंग्स में भी लेदर की तरफ लेकर जा रहे हैं ट्रेंड को। तो संजय सर ने बताया कि लेदर एक्सेसरीज या लेदर की, सस्टेनेबल लेदर की कहाँ कहाँ पे ज़रूरत होती है एंड कैसे वो ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा है, उसके मार्केट में पहुंच रहा है। सो सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ट्रेडिशनल टैनिंग, तो बिकॉज यू हैव अ टैनरी, आपका टैनरी है, अपना खुद का टैनरी है, तो ट्रेडिशनल टैनिंग एक तरीका है बट वो पुराने समय में होता था। ये मॉडर्न, जब हम सस्टेनेबल लेदर की बात कर रहे हैं तो मॉडर्न इको फ्रेंडली टैनिंग में क्या फ़र्क है, प्रोसेस में भी क्या फ़र्क है? सो दीप्ति, पहले जब हम ट्रेडिशनल टैनिंग की बात करते हैं तो वो एलम से की जाती थी जी, फिटकरी जिसको हम कहते हैं। हाँ जी। और वो देसी मेथड था टैनिंग, वो भी वही काम करती थी, लेकिन उसमें चमड़ा जो था बहुत सख्त हो जाता था, कड़क हो जाता था। उससे हम लोग वो गारमेंट, वो सॉफ्टनेस, वो फुलनेस वो क्रिएट नहीं कर सकते। जी। फिर जब से हमने
क्रोम टैनिंग शुरू करी, जी, जी, जी। तो लेदर का जो नेचुरलिटी थी, जो सॉफ्टनेस थी, जो बॉडी थी, जो कि फैशन के लिए रिक्वायर्ड है, वो रिटेन हम लोग कर पा रहे हैं उसमें। तो क्रोम टैनिंग में आजकल हमने मेथड्स हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम मूव करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पुराने और नए चीज़ में। तो काफ़ी शानदार तरीके से सर ने समझाया टैनिंग में डिफरेंस, पहले के समय में कैसे टैनिंग होती थी और अब जब हम सस्टेनेबल लेदर की बात करते हैं, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो प्रोसेस कैसे अलग हो गया है। जयति मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो यूके में पढ़ाई की है एंड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद लेदर स्टार्टअप शुरू किया। सो इंडिया में बीइंग अ लेदर एंटरप्रेन्योर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आती हूँ, मतलब वहीं पे अपने काफ़ी साल बिताए हैं। तो वहाँ मैंने जहाँ पे स्ट्रैटेजी सीखी, स्ट्रक्चर सीखा, सिस्टम सीखे। अब जब मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ एक बिजनेस साइड व्यू पॉइंट में, तो मैं भी अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि ग्राउंड लेवल पे क्या न्यूआंसेस होते हैं, क्या इश्यूज होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इंसान को, और हम उस चीज़ को किस तरीके से, बट हम क्या इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं आगे आने वाली जनरेशन के लिए, कितना हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने इंडियन आर्टिजन्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये इंडस्ट्री सपोर्ट भी करती है और जिसको हम आगे भी लेके जा सकते हैं। तो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, मैम ने काफ़ी क्लैरिटी के साथ समझाया। सो हम शो को आगे बढ़ाएंगे बट एक छोटे से ब्रेक के बाद। संजय सर, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे शो का ये जानकारी से कामयाबी तक में आज जो शो है वो सस्टेनेबल लेदर इंडस्ट्री इन इंडिया के ऊपर शो है। सो सस्टेनेबिलिटी टर्मिनोलॉजी से आप क्या समझते हैं? सो दीप्ति, सस्टेनेबिलिटी से जैसे हम सस्टेन की बात कर रहे हैं, जी हाँ, तो सस्टेनेबिलिटी से मतलब है कि हम लोग कुदरत को, एनवायरनमेंट को खराब नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो हम लोग कोई भी काम वो कर रहे हैं जो सस्टेन करेगा, जो कि हम एनवायरनमेंट को हम नहीं पहुंचा रहे। बिल्कुल। अब मैं इसी सिलसिले में आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेदर और पीयू में क्या सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। लेदर आप ये समझेंगे कि पुराने ज़माने में जब कपड़े भी नहीं हुआ करते थे तो जानवर की स्किन पहनते थे और वो लेकर चला करते थे। तो लेदर जो है वो क्या करता है कि वो बायोडिग्रेडेबल है। जी जी जी। वो मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा। तो वो एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी खराब नहीं करता, क्योंकि जैसे हमारी डेड बॉडी है, हम हमारी डेड बॉडी हमारे जाने के बाद वो सारे उसके जो है उसी में मिल जाते हैं, जैसे मिट्टी में मिल जाता है या पानी में मिल जाता है, 5 धातु। तो उसी तरीके से एनवायरनमेंट को खराब नहीं करते। लेकिन ये जो पीयू है, पीयू ये केमिकल से बना है। अच्छा। और ये जो केमिकल से बना है, ये तो हम ये कहेंगे उसको, ये तो आत्मा है, कभी मरता ही नहीं है। ये जैसे पॉलीथिन है, पॉलीथिन भी केमिकल से बना है, ये पीयू भी केमिकल से बना है, तो ये कभी मरता ही नहीं है। और ये क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये एनवायरनमेंट को हार्म करेगा। कल को जैसे कोई जानवर खा लेता है, कोई गाय खा लेती है, तो वो तो बिल्कुल परेशान हो जाएगी और मरने की कगार पर आ जाएगी। तो इसीलिए लेदर एक ऐसी जो चीज़ है वो सस्टेनेबल है और बिल्कुल जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत यूज़फुल है। ये मेरा व्यू है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। पर सर एक बात बताएं कि सस्टेनेबल लेदर की जो इंडस्ट्रीज है उनको स्टैब्लिश करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और अब आज के समय में क्या क्या नए इनोवेशन आए हैं टू इंश्योर कि वी लीव अ क्लीनर एंड बेटर प्लैनेट? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें मैं आपको बताऊं कि सस्टेनेबल लेदर के लिए एक तो हम लोग इस चीज़ का ये ध्यान रखते हैं कि हम एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें। जी बिल्कुल। तो जैसे हमारा टैनिंग का प्रोसेस है, तो हम लोगों के अपने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं,
जो कि उस प्लांट में हम लोग सारा जो पानी है वो बिल्कुल ट्रीट करते हैं और उसको बिल्कुल ट्रीट करके उसको बिल्कुल फ्रेश वाटर करके उसको आगे हम रिलीज करते हैं, ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो हम एनवायरनमेंट को खराब ना करें, कुदरत को हम खराब ना करें। तो ये, और दूसरी बात, इवन पानी भी हमने जितना लेना होता है वो हम मेजर करके लेते हैं मीटर्स के थ्रू, तो हम उतना ही पानी देते हैं, ताकि पानी का भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि वो भी सस्टेनेबल है, उसको हम, कुदरत की एक देन है, उसको खराब ना करें। तो एक चीज हमारा इस पे फोकस रहता है। सेकेंडली हमारा फोकस रहता है कि जो हम केमिकल्स यूज करते हैं इसमें, वो बिल्कुल इको फ्रेंडली केमिकल्स होते हैं, रीच स्टैंडर्ड केमिकल्स होते हैं उसमें। तो वो जो इको फ्रेंडली रीच स्टैंडर्ड केमिकल्स होते हैं, क्योंकि अब कोई गारमेंट बना या शू बना या कोई प्रोडक्ट बना तो वो हमारे स्किन के साथ लगता है, तो हमारे स्किन को खराब ना करे। तो वो जो जब वो हमारे स्किन को खराब नहीं करेगा तो वो सस्टेनेबल होगा, वो और फायदेमंद होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमने एक जैकेट पहनी या जूता पहना, 2-4-5 साल बाद वो खत्म हो गया, तो वो एनवायरनमेंट को वो खराब नहीं करेगा। मतलब इवन अगर वो फेंका भी गया तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, मिट्टी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा, खराब नहीं करेगा एनवायरनमेंट को। तो थैंक यू सो मच सर। सर ने बताया कैसे चमड़ा बायोडिग्रेडेबल है और कैसे चमड़ा से जो बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो कभी पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगे, वो डीकम्पोज हो जाते हैं आफ्टर द यूटिलिटी, दे डीकम्पोज, क्योंकि वो स्किन है। सो जयति मैम, आपसे बात करेंगे कि आपने बताया अभी विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपने बात किया। So as a woman leader, you know, as a startup, आपने जो कंपनी स्टार्ट की है, so क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एक विमेन को अपना लेदर सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करने में? अगर इस चीज़ में देखा जाए, जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ चैलेंजेस आते हैं। मेरे पास काफ़ी अच्छे मेंटर्स रहे हैं कि मेरे को उस तरीके का सपोर्ट मिला जी। बट अगर कोई स्क्रैच से शुरू करना चाहता है तो एक बेसिक चीज़ है, अगर हम एक रूम में बैठे हैं, हम अक्सर देखते हैं कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है रूम में वो काफ़ी कम रहती है। अच्छा, ओके। और ये जो एक इंडस्ट्री है ये काफ़ी मेल सेंट्रिक भी है, एंड आप जब बाहर जाके काम करते हो तो आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, कितनी अपनी बात रख पा रहे हो वहाँ पे, और किस तरीके से आप चीज़ों को आगे लेके जा पा रहे हो। प्लस मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे एक सिंपल सी चीज़ हो गई, मैं अपने डिपार्टमेंट में मैंने काफ़ी विमेन जो हमारी कारीगर थी उनको हमने काफ़ी रिक्रूट किया और उनको अपने डिपार्टमेंट में लेके आए, उन्हें सिलाई और सिलाई का काम सिखाया। बट अगर हम आगे उनके चैलेंजेस देखते हैं, बहुत छोटे चैलेंजेस होते हैं जो बहुत ग्राउंड लेवल पे होते हैं। बेसिक सैनिटरी के चैलेंजेस हो सकते हैं, बेसिक आने जाने के चैलेंजेस हो सकते हैं। तो जब आप उन चीज़ों को समझते हो, उनकी परेशानियों को ग्राउंड लेवल पे अंडरस्टैंड करते हो, मेरे ख्याल से आप तब उनके लिए एक बेटर तरीके से सोच सकते हो और एक बेटर लीडर के तरीके से आ सकते हो। बिकॉज लीडरशिप इज नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स अबाउट द टीम। टीम से ही कंपनी चलती है, बिना टीम के कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ट्रू। सो स्टैंड अलोन लीडर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। विद टीम लीडर इज मेड। सो बहुत ही ब्यूटीफुली मैम ने समझाया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो इंडिया का मेजर लेदर हब जो कहा जाता है कलकत्ता, कानपुर या चेन्नई है, सो ये सस्टेनेबिलिटी को कैसे अडेयर कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं? एक्चुअल में दीप्ति, इसमें ये जो मेजर हब्स हैं जैसे चेन्नई है, जी हाँ, या कानपुर है, जाजमाऊ में कानपुर में है, रानी टेक में, तो इन्होंने ना कॉमन ETPs लगाए हैं। तो ये कॉमन ETPs लगा के एनवायरनमेंट का काफी ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनवायरनमेंट में ये वाटर को डायरेक्ट नहीं जाने देते और वाटर सारा ट्रीटमेंट होकर फिर ही वो जाता है। और मैंने पहले ही बोला केमिकल्स भी अच्छी क्वालिटी के चूंकि यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा जो मटेरियल है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, तो वो सस्टेनेबिलिटी का इस तरीके से वो ध्यान रख रहे हैं उसका। वंडरफुली एक्सप्लेन। सो सर ने बताया कि कैसे जो हमारा लेदर हब है, जो कि जो शहर हैं इंडिया के, जो शहर हैं जो कि लेदर हब हैं, वो किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी की तरफ अपने काम की दिशा को मोड़ रहे हैं, अपने काम को डायरेक्शन दे रहे हैं। सो काफ़ी समझ में आ रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है, बट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं।
सो वेलकम बैक जयती मैम। मेरा अगला सवाल आपसे है। कुछ बताइए, कुछ सरकार की स्कीम्स के बारे में बताइए जो कि लेदर एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रही हैं। वुमेन आई बिलीव सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। हमारी मिनिस्ट्री जो है MSME की काफ़ी स्कीम्स हैं जिनमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनफैक्ट काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट्स पे लोन्स क्रेडिट टर्म्स भी मिल जाते हैं। आप 30 to 50% तक सब्सिडीज़ ले सकते हैं। फिर हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स हैं, उनके अंडर हम बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी प्रावधान हैं जो कि हमें सरकार ने प्रोवाइड किए हैं। प्लस जैसे जैसे हम इस सेगमेंट में आगे भी बढ़ते हैं और जिस तरीके की चीज़ें हम आगे लेकर चलते हैं उसमें वो लोग काफ़ी सपोर्ट भी देते हैं कि आप उसमें क्या कर सकते हैं या किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। ओके सर, कुछ आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सरकार की स्कीम्स के बारे में, कैसे सरकार नए एंटरप्रेन्योर्स को जो कि लेदर सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये खास करके ये हमारी यूथ के लिए है सवाल। ऐसा है कि तो बताएं। मैं आपको ये बताऊं, लेदर अगर हम 4-5 मेजर सेगमेंट्स की बात करें, जी हाँ, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, ज्वेलरी है, इमिटेशन ज्वेलरी है, तो ये जो सेक्टर्स हैं ये काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए। अच्छा। और फॉरेन करेंसी हमारे देश में लाने के लिए। तो ये समथिंग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स और सरकार ने इन पे बहुत फोकस कर रही है। MSME की कई स्कीम्स हैं, कई लोन्स दे रहे हैं, कई सब्सिडीज दे रहे हैं और वो सरकार इसको प्रमोट कर रही है कि ये सेक्टर ग्रो करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी उन्हें मिले और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, बिकॉज दिस इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतने ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो सरकार इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही है। ओके जी, काफ़ी क्लैरिटी आई सर। सर मैंने कहीं पढ़ा था और आपकी कंपनी का प्रोफाइल देखा था, लेदर वर्किंग ग्रुप LWG ग्रुप सर्टिफिकेशन जो है, LWG सर्टिफिकेशन, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एक लेदर कंपनी के लिए, एक लेदर मैन्युफैक्चरर के लिए? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पुट किया। थोड़ा इलेबरेट तरीके से बताएंगे क्योंकि जो हमारे यूथ है जो कि इस बिजनेस में आना चाहता है, जो कि इस जो व्यूअर है, जो यूथ होगा जो कि अपना बिजनेस या फ्यूचर करियर इसमें लेकर के आना चाहता है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। एक्चुअल में क्या है कि LWG का मतलब है लेदर वर्किंग ग्रुप। ये एक कंप्लायंस है, जैसे यूके की ये एक एक्रेडिशन है। जैसे हम ISO की बात करते हैं, वैसे लेदर सेक्टर के लिए, स्पेशली टैनरी सेक्टर के लिए ये एक एक्रेडिशन है जो कि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल जैसे बड़े ब्रांड्स हैं, हम लोग लेदर एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे ज़ारा है, गुची है, प्राडा है, ऑल सेंट्स हैं, तो इनको ये चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं वो हमने एनवायरनमेंट को खराब नहीं किया, हमने एनवायरनमेंट को खराब नहीं किया। हम जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी के केमिकल्स हैं जो कि हमारे स्किन के लिए फ्रेंडली हैं। अच्छा। हमने जब काम किया तो बिल्कुल साफ सफाई से किया और हर चीज उसको प्रॉपर सिस्टम से कर रहे हैं। हम सोशल नॉर्म्स मेंटेन कर रहे हैं, अपनी लेबर को प्रॉपर टाइम पे हम लोग सैलरीज दे रहे हैं, ESI PF के नॉर्म्स में वो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आजकल जो क्लाइंट खासकर ब्रांड्स का, वो यही नहीं देखता कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है, वो ये देखता है कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या एनवायरनमेंट को खराब किया, क्या जानवर को, आजकल एक और ट्रेंड आना शुरू हो गया कि भैया हम क्रूएलिटी से जानवर को करते हैं, तो पेटा की कई ऑर्गेनाइजेशंस उसके खिलाफ चल रही हैं, जबकि आजकल प्रॉपर सिस्टम से जानवर स्लॉटर होता है, स्लॉटर हाउस में प्रॉपर सिस्टम पूरे कायदे मेंटेन किए जाते हैं, उसके बाद वो चीज़ आगे जाती है। तो ये इसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो सर एक्सपोर्ट मार्केट में तो LWG का बहुत ही स्पेसिफिक रोल हो गया, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज की डेट में जब हम लेदर की बात करें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 80 से 90% लेदर
प्रोडक्ट्स के फॉर्म में या फिनिश्ड लेदर के फॉर्म में एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये सारे बिग ब्रांड्स हैं, ज़ारा, गुची, प्राडा, ऑल सेंट्स, लुई विटन्स या और कोई ब्रांड्स हैं। तो वो ब्रांड्स वो तब लेते हैं, उनके पास सारे कानून हैं कि सस्टेनेबिलिटी को वो देखते हैं, एनवायरनमेंट को खराब नहीं किया। तो इसके लिए उन्होंने LWG को एक पीनल एक तरह से आप समझिए बॉडी बनाया हुआ है कि अगर उसके पास LWG है तो वो ये सारे नॉर्म्स को मीट कर रहा है, एनवायरनमेंट को खराब नहीं कर रहा, ढंग से प्रोडक्ट को दे रहा है। सपोज करो अगर उसने ऑर्डर दिया और आपकी फैक्ट्री में अगर सिस्टम नहीं है, आप लोग रॉ मटेरियल ढंग से प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हो या आप गलत तरह के केमिकल यूज कर रहे हो, तो वो भी लास्ट में वो ऑर्डर रिजेक्ट भी होगा और उसकी सेल का भी लॉस होगा। तो वो भी ये कोशिश करता है कि हम जो काम करें वो सिस्टमैटिक टैनरी से काम करें, जहां पे एनवायरनमेंट को भी हमने खराब नहीं किया और हमने हर चीज प्रॉपर सिस्टम से यूज करी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी शार्प। और सर ने बहुत शानदार तरीके से बहुत क्लैरिटी देते हुए LWG के बारे में डिटेल में बताया, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। तो हम आप दोनों से एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे कि सर आप इसमें बताएं कि क्या इम्पोर्टेंट मार्केट्स हैं जहां पे इंडिया का तो हमें पता है सस्टेनेबल लेदर का, और कौन सी कंट्री का इम्पोर्टेंट मार्केट है या कौन कौन सी कंट्रीज का इम्पोर्टेंट मार्केट है इस सस्टेनेबल लेदर सेक्टर में? देखिए, सस्टेनेबल लेदर सेक्टर आजकल वर्ल्ड वाइड में सब चाह रहे हैं। कोई अपने स्किन को परेशान नहीं करना चाहता, कोई एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहता। बिल्कुल। तो यूरोप तो है ही है जी, चाहे वो फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो मतलब मजे की बात है, मिडिल ईस्ट, जी बिल्कुल, हमारा दुबई है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, सऊदी है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अवेयरनेस आ रही है लेदर के प्रोडक्ट्स के बारे में, लेदर के बारे में, और बहुत अच्छी मार्केट है। और हम लोग भी बहुत अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। हम लोग बहुत अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी का LWG गोल्ड क्वालिटी का जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो इन मार्केट से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं इसी चीज में एक एडिशन भी करना चाहूंगी पॉइंट का कि जब हम लग्जरी मार्केट की भी बात करते हैं तो आज के डेट में जो उनके कस्टमर्स हैं वो भी इसी चीज सस्टेनेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी पे, इन चीजों पे काफी फोकस कर रहे हैं। दे ऑल्सो वांट कि जो एंड यूजर जो है, जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस के अकॉर्डिंगली हो। हम लोग बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, हम कितनी सारी चीजें हैं जिन चीजों के लिए द कस्टमर इज कॉन्शियस इनफ, उसको पता है वो चाहता क्या है। और आज की डेट में अगर सस्टेनेबिलिटी ही एक चीज है तो ही इज विलिंग टू पे मोर वैल्यू फॉर इट। बिल्कुल, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसी चीज के लिए उसको अगर बेटर प्राइस भी देना पड़ेगा बट उसको एक बेटर प्रोडक्ट मिलेगा, ही इज हैप्पी टू डू दैट। और ये चीज आजकल लग्जरी ब्रांड्स स्पेसिफिकली काफी अडॉप्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही मैम ने बताया कि कैसे आज का यूथ बहुत इन्फॉर्म्ड है, बहुत अवेयर है। सबको सस्टेनेबल अर्थ चाहिए, सबको चाहिए कि हर चीज़, हर प्रोडक्ट का एक एक्सपायरी डेट हो और उसकी यूटिलिटी प्रॉपरली हो, उसका डीकम्पोज जो सर ने बताया बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, सो उनका क्लोजर भी सही से हो। सो मैम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं यूथ की और आप भी एक यूथ हैं, तो यूथ के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज लेदर सेक्टर में क्या क्या है? लेदर इंडस्ट्री काफ़ी जैसे संजय जी ने बताया कि काफ़ी लेबर इंटेंसिव है, तो इसमें स्किल तो ऑफ कोर्स काफ़ी लगता है। बट अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें, निफ्ट हो गया, FDDI हो गया, आजकल ये सिर्फ बच्चों को ये नहीं सिखा रहे हैं कि कैसे डिजाइनिंग होगा या कैसा प्रोसेसिंग दिखना चाहिए। दे आर ऑल्सो टीचिंग कि ग्लोबल इंसाइट्स क्या हैं, क्या ट्रेंड हो रहा है, किस तरीके से हम आगे उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई बिलीव वो इंफॉर्मेशन भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, कैसे हम रिस्पॉन्सिबली अपने प्रोडक्ट को आगे लीड ऑन कर सकते हैं, या जो फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हम क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सो हमारे पास जैसे स्टेजेस हैं, हम डिज़ाइन में हम जा सकते हैं, हमारे पास मार्केटिंग का एस्पेक्ट है, मर्चेंडाइजिंग साइड देख सकते हैं। तो बहुत सारे अवेन्यूज़ हैं जिनमें डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स और काम किए जा सकते हैं। तो मेरा इसमें आप भी इसमें ऐड मैं करूँगा कि यूथ के लिए
चाहे लेदर सेक्टर हो, चाहे टेक्सटाइल सेक्टर हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमें उनको अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए। अब मैं आपको एक बताऊं, लेदर मर्चेंडाइजर है। हाँ लेदर जी। मर्चेंडाइजर आज की डेट में बड़ी कंपनीज में 15 से 20 लाख रुपए तक का पैकेज शुरू में वो ले रहा है। उसने निफ्ट से किया, एफडीडीआई से किया, तो वो एक अच्छा पैकेज वो ड्रॉ कर रहा है। सिमिलरली अगर हम स्किल्स में भी बात करें, हमें डिजाइनिंग सेक्टर और ज़्यादा अच्छे पैसे देता है। आप मानेंगे इटली में दे आर चार्जिंग अराउंड 1 करोड़ रुपया का पैकेज है या 2 करोड़ रुपए के इनके पैकेजेस हैं डिज़ाइनिंग के लिए। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऑन दिस प्लेटफॉर्म एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे पास गवर्नमेंट ने हमें स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भी एक प्रोग्राम दिया हुआ है। तो हमें नए कारीगर, नए लोग इसमें ज़रूर एंटर करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो एक एवरेज सैलरी भी एक कारीगर भी ड्रॉ करता है तो वो 30-40 हज़ार रुपये से लेकर 50 हज़ार रुपये तक वो ड्रॉ कर सकता है अगर उसके अंदर हाथ में स्किल है। तो ये एक स्किल हर किसी के हाथ में भी नहीं होता। वो स्किल वो अडॉप्ट करेगा तो उसको एक अच्छा रोजगार मिलेगा, एक अच्छा उसको वो चीज़ मिलेगा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए। सो किस तरीके के इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि सर ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी और यूथ के लिए जो कि इस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहता है उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी सर ने बताई, मैम ने बताई। क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं सर इस सेक्टर में? दीप्ति, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप खुद एफडीडीआई से हैं, आपने मार्केटिंग में आप देखती हैं कि बच्चों को शू ट्रेनिंग में आपने कैसे ट्रेन किया आपने। जी तो एफडीडीआई एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। आई थिंक कितने सारे एफडीडीआई इंस्टीट्यूट्स हैं। एफडीडीआई का पूरा नाम है फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और हमारे देश में इस वक्त मेरे ख्याल से 10 इंस्टीट्यूट्स होंगे इसके ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया। तो बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से वो ट्रेनिंग लिया जा सकता है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे निफ्ट है, डिज़ाइंस के लिए निफ्ट है, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से हम लोग उसको ट्रेनिंग ले सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर। सो मैम आपसे जानना चाहेंगे, लग्जरी और मास मार्केट सस्टेनेबल लेदर एडॉप्शन कहाँ ज़्यादा है? सो अगर मैं बोलूँ लग्जरी मार्केट, ऑफ कोर्स स्केल जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि दे आर मोर अवेयर कि उनको क्या चाहिए, उनके कस्टमर्स को क्या चाहिए। दे वांट प्रीमियम सस्टेनेबल भी चीज़ों को प्रैक्टिस करता है। उनके लिए वो एक नॉर्मल चीज़ है। दिस इज़ नॉट ओवर एंड अबव जो मांग रहे हैं वो उनके लिए नॉर्मल है। ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। और अगर मैं मास ब्रांड्स भी देखूं तो उन पर भी प्रेशर है टू एक्चुअली अडॉप्ट ऑल दोज प्रैक्टिसेस, क्योंकि ऑलरेडी अदर ग्लोबल ब्रांड्स आर डूइंग दैट। सो कहीं ना कहीं हम देखें तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ पुश डेफिनेटली है। एक ग्लोबली भी एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर ऑल्सो वी आर वेरी कॉन्शियस। सोशल मीडिया का जितना आज की डेट में प्रेवलेंट है, सो द कस्टमर नोज कि व्हाट दे आर कंज्यूमिंग, क्या होगा उसका। पीयू का एक बैग है, मैं शायद 1 साल या 2 साल में उसको यूज़ करूंगी, उसके बाद वो विदर अवे होना शुरू हो जाएगा। बट वही अगर मैं लेदर का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, हम इस तरीके से बेचते हैं उसको कि ठीक है इट विल एज ब्यूटीफुली। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्योंकि वो कहीं जा नहीं रहा है, उसको आप वापस से ठीक कर सकते हैं। बर्किन के बैग्स हैं आजकल हम ग्लोबली मार्केट में देखते हैं, तो वो अपने लेदर प्रोडक्ट्स को वापस से सही करके फिर से इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। ये काफ़ी ट्रेंड पर है जो हम देखा है। और दूसरी चीज़, अगर हम इवन इंडियन क्राफ्टमैनशिप की ही बात करें, कोलापुरी जो चप्पल्स थे हमारे, प्राडा ने पीछे लॉन्च किए थे और उसकी हमने काफ़ी अडॉप्शन देखी मार्केट में। और वी हैव सीन कि किस तरीके से चीज़ें आगे वर्क अराउंड कर रही है। सो आई फील वाइल लग्जरी ऑलरेडी उस चीज़ को स्केल अप कर रहा है, मास मार्केट कहीं पीछे नहीं है। बहुत शानदार तरीके से मैम ने समझाया। सो सर आपसे जानना चाहेंगे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये हम क्वेश्चन आगे आपसे पूछेंगे एफटीए और बीटीए जो कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।
सो वेलकम बैक। संजय सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसका लेदर एक्सपोर्ट के बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है? तो दीप्ति, जैसे मैंने आपको बोला कि 80 से 90% लेदर सेक्टर एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। जी हाँ। तो जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब है? जी जी। कि जो सामने वाला देश है वो अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज हमारे प्रोडक्ट पे नहीं लगाएगा। जी। तो जी। जब वो हमारे प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा तो वो प्रोडक्ट सस्ता होगा एंड वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव। बिल्कुल। वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव। सो इंडिया ने अभी जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स डिफरेंट देशों के साथ किया है, इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, यूरोप के साथ पैक्ट साइन हो रहा है, यूके के साथ किया है, और अभी मेरे ख्याल से ओमान के साथ किया है, मिडल ईस्ट के साथ हमारा बहुत अच्छा ट्रेंड इसकी तरफ जा रहा है। तो आई बिलीव कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, तो जिसको हमें बिल्कुल गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दिस इंडिया इज बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाइस सर। एंड मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि इंडिया विद अ पॉपुलेशन जहाँ पे 1.43 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है, हमारे स्टेट्स की बात करें 28 स्टेट्स हैं, ट्रेजर हाउस है क्राफ्टमैनशिप का, इतने सारे लोग, रिच मैन पावर रिसोर्स है यहाँ पे हमारे देश में, और इतनी बढ़िया क्राफ्टमैनशिप है, यहाँ की आर्ट इतनी ट्रेडिशनल, इतनी कल्चरल है। तो आपको लगता है इस आर्ट के साथ, इस क्राफ्टमैनशिप के साथ एंड सस्टेनेबिलिटी के साथ हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं? दीप्ति, डेफिनेटली, नो डाउट देयर, क्योंकि जिस तरीके का स्किल और हुनर हमारे देशवासियों में है और जिस तरीके का हम चीज़ें देखते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स जो हमारे देश से ईजाद हो रही हैं, चाहे हम राजस्थान देखें, उदयपुर देखें, जो चीज़ें वहाँ पे बन के आ रही हैं, या डिफरेंट पाथ से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे हम अभी कोल्हापुरी चप्पल की ही बात कर रहे थे। हाँ, कैसे उसने एक ग्लोबल स्टेज पर जाके इट हैज़ कम आउट सो वेल। बिल्कुल। सो अगर हम इन एस्पेक्ट्स में देखें और अगर ये सस्टेनेबिलिटी वाला जो क्लॉज है, इस चीज़ को हम अडॉप्ट कर ले, तो वाई नॉट, वी कैन ऑफ कोर्स बी अ ग्लोबल लीडर, बिकॉज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग तो सारी हमारी एक सदर्न बेस में हो रही है। अगर हम मेजर मोर और लेस देखें, जो वेस्टर्न मार्केट्स हैं वो हमारी कंज्यूमर हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज काफ़ी मटेरियल जो है वो वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। दीज गाइज हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ आवर हैंडीक्राफ्ट्स, our different stuff, pottery or anything like that. So I do believe कि बहुत स्कोप है इस चीज़ का। संजय सर, हाँ, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे इस बारे में। करना चाहूँगा। एक्चुअल में क्या है कि हमारा देश हैंडीक्राफ्ट का देश है। हमारे देश में जैसे जयती ने बताया, उदयपुर ले लें, राजस्थान ले लें, जयपुर ले लें, हम और जगहें ले लें, कोल्हापुर ले लें, जोधपुर ले लें, बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैनशिप है, मुरादाबाद ले लें, बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैनशिप है। लेकिन क्या आज का यूथ उस तरफ जा रहा है? आज का यूथ हमारा मोबाइल और कंप्यूटर इसी को सब चीज़ समझ रहा है, और हमारी बेसिक जो हैंडीक्राफ्ट की वो चीज़ है वो उनसे दूर भाग रही है, वो उसको अडेप्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह से हम लोग कई सेक्टर्स में हम बिजनेस को लूज भी कर रहे हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे यूथ को कि हम इसको इग्नोर ना करें। ये हमारी हेरिटेज है, और हेरिटेज का यही नहीं मतलब कि हमने इसको पूजना है, ये हमारा पैसा कमाने का, हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का बहुत बड़ा साधन है। आजकल कई बार देखते हैं हम कि आईटी सेक्टर में भी एक लेवल आ जाता है, उसके बाद उतनी कमाई नहीं है, उतने रोजगार नहीं है। तो हम उस सेक्टर में क्यों नहीं जाते जहां पर हम रोजगार हम बना सकते हैं, हम अपनी देश की हेरिटेज प्रिजर्व भी कर सकते हैं और उसको आगे ग्लोबल ट्रेंड्स में हम लेकर जा सकते हैं। तो व्हाई शुड वी नॉट डू दैट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंडरफुली एक्सप्लेन सर। एक बहुत ही शार्प और बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन जो मैं जानना चाहूँगी एंड हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, आर्टिफिशियल लेदर और ओरिजिनल लेदर में फ़र्क क्या है? और ख़ास करके जब हम बात करते हैं, आपने बताया भी था सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड आपने बताया, बट क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, कंफर्ट, कॉस्ट, क्योंकि हमारे रूरल विलेजेस भी हैं, तो शायद रूरल विलेजेस या गांव या छोटे छोटे कस्बे और शहर हैं,
वहाँ की पॉपुलेशन महंगा प्रोडक्ट लेदर का खरीद ना पाए। तो उस समय में आर्टिफिशियल लेदर की क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, जहाँ तक पहचानने की बात है, आजकल रियली वेरी डिफ़िकल्ट हो गया है कि आपको आर्टिफिशियल आम आदमी के लिए इसको एक्सप्लेन करना कि आप देखते हैं कि अरे ये तो लेदर है, वो बोलेगा लेदर है और वो आर्टिफिशियल लेदर होता है। तो रियली चाइना ने एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया है वीगन लेदर या फॉक्स लेदर के नाम से, और एक भ्रम फैला दिया है मार्केट में कि भाई लेदर बहुत हार्मफुल है, जबकि जैसे मैंने आपको बताया लेदर इज बायोडिग्रेडेबल, लेदर इज मोर सस्टेनेबल, वेयर एज PU इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। लेकिन उसने एक ऐसी भ्रांति एक मार्केट में फैला दी है जिसकी वजह से लोग जो है PU को ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं। ये सही है, लेदर थोड़ा महंगा है, मैं उसमें डाउट नहीं कर रहा, लेदर महंगा है और लेदर की पहचान भी के लिए आपको फ्लैश साइड में देखना पड़ता है, पर कई बार लाइनिंग वगैरह लगी होती है तो उसका पता नहीं चल सकता। बट हमें अगर आजकल गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं मेड इन लेदर या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि एक, या हम ब्रांड से ले रहे हैं तो एक अथॉरिटी है कि वो, जैसे मैंने आपको LWG ब्रांड बताया, वैसे एक अथॉरिटी है कि भाई आप सही चीज़ प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि आप लेदर ही खरीद रहे हैं, नॉन लेदर नहीं। येस दैट इज एक्सपेंसिव बिकॉज उसमें जो होमवर्क किया गया वो है, बट वो ड्यूरेबल है, उसकी लॉन्ग लाइफ है। आप देखिए ना, एक जूता आप 4 साल चलाएंगे, एक जूता आपका PU का 1 साल नहीं चलेगा, तो उतना पैसा भी तो वसूल हो रहा है आपका। बिल्कुल, तो ये चीज भी तो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। सो जयती मैम, इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जब बात होती है वीगन लेदर की, तो वीगन लेदर आजकल सुनने में आया है कि मशरूम से या बहुत सारे और तरीके हैं, वीगन वेज हैं या पेड़ों से, सो उनसे भी लेदर बन रहा है, और कैक्टस से भी लेदर बन रहा है। तो कुछ ही शब्दों में बताएं, क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है, सो वो कितना फीजिबल है हमारी कंट्री के लिए? वीगन लेदर, पहली चीज़ कोई टर्म नहीं होता है, बिकॉज लेदर इटसेल्फ जो है एनिमल डेराइव्ड है। और जहाँ तक प्लांट बेस की बात है जो कि हम यूज़ करते हैं, एक कंपोनेंट होता है माइसीलियम, जो कि फंगाई के फैब्रिक्स होते हैं जिसको कंप्रेस किया जाता है उस फाइबर को, प्लांट फाइबर को, उस लेदर का टेक्सचर और फॉर्म देने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि उसकी जो बॉन्डिंग है वो उस तरीके से टिक नहीं सकती है, तो उसको PVC मटेरियल्स यानी PU के साथ मिलाना पड़ता है, और उससे क्या हो रहा है, यू आर नॉट एक्चुअली गेटिंग 100% ऑर्गेनिक स्टफ और बायोडिग्रेडेबल स्टफ। वो बायोग्रोन ज़रूर है, लेकिन वो उसके अंदर प्लास्टिक्स उतना ही कंपोनेंट में प्रेजेंट है, और वो चीज़ आगे जाने के टाइम वो एक्चुअली और जब हम इंडस्ट्री जो हमारी डिमांड करती है वो चाहती है कि हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ मिले, वो टियर ना हो, बट ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक तो अब अचीव हुए नहीं हैं। सो एक कुछ ही शब्दों में सर अगर आप बताएं कि इंडिया को आगे ग्रो करने में, या आगे 2030 का जो हमारा इंडिया का एस्पिरेशनल विजन है, उसमें लेदर एक्सपोर्ट कैसे सपोर्ट करता है? तो कुछ ही शब्दों में। मैंने जैसे आपको बताया, लेदर एक बहुत लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, राइट फ्रॉम केटल फार्मिंग से लेकर, गडरिये से लेकर, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में लेदर, जानवर की ऊन भी यूज़ होती है, स्किन यूज़ हो रहा है, टैनरीज यूज़ हो रही हैं, लेदर गारमेंट बन रहा है, लेदर गुड्स बन रहा है, शूज़ बन रहा है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, और फिर वो एक्सपोर्ट हो रहा है, फॉरेन करेंसी देश को मिल रही है। तो आप समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है कि हाँ, और 90% एक्सपोर्ट होता है, तो कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारे देश के लिए, हमारी देश की ग्रोथ के लिए, और आगे आने वाली हमारी इकोनॉमी के लिए। थैंक यू सो मच सर। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप दोनों टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो में आए और इस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया। सो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल ID है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ आप दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आदाब।